हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास पुस्तक एमए फाइनल के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में मध्यम वर्ग के उदय के कारण, कि क्या वजह थी कि भारत में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो मध्यम वर्ग जो था उसका 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय से परंपरागत भारतीय समाज की कुरीतियों को सुधारने हेतु इसको प्रेरित किया गया था और इस वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा में दीक्षित होकर सरकारी नौकरियों में उच्च पद को प्राप्त कर 19वीं शताब्दी में समाज सुधार हेतु प्रयत्न किए। इस वर्ग में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या की और सुधार कार्य भी किए। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखें कि इस नवीन मध्यम वर्ग की उदय के क्या क्या कारण थे। पहला कारण तो था अंग्रेजी शिक्षा। तो भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भिन्न थी। जो परंपरागत प्रणाली थी उसमें भारतीय धर्म और संस्कृति की पूर्ण रक्षा की गई थी और जो शिक्षक वर्ग थे उच्च वर्ग के लोग होते थे और ये शिक्षा प्राय धार्मिक स्थानों से मतलब आपका मंदिर या मस्जिद की होती थी, वहाँ दी जाती थी। साथ ही निम्न जाति के लोग, निर्धन वर्ग और स्त्रियां जो है शिक्षा से वंचित रखी जाती थी। साथ ही साथ इसका जो पाठ्यक्रम भी होता था वह बहुत छोटा मतलब संकुचित होता था। साथ शिक्षा का दायित्व सरकार का नहीं था, अतः शिक्षा जो दी जाती थी वो निजी प्रयासों से दी जाती थी और यह काफ़ी असंतोषजनक थी। साथ ही साथ शिक्षक जो था उसको वेतन नहीं मिलता था। उसको स्थानीय जो समुदाय थे वह उपहारों पर जीवन यापन करते थे, उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। तो उस समय शिक्षा का जो स्वरूप था वह मध्ययुगीन था। तो अंग्रेजों के भारत आगमन के समय भारतीय शिक्षा अत्यंत ही दयनीय स्थिति में थी या दयनीय थी। तब अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का विकास किया और इसमें शिक्षित होकर भारतीय समाज में एक नवीन वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया और इस वर्ग ने समाज सुधार द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकार को सहयोग दिया। इस नीति के आधार पर लॉर्ड मैकाले ने 1845 में एक मैकाले जो विवरण पत्र उसमें कहा गया है कि हम ऐसे वर्ग को तैयार करेंगे जो हमारे और हमारी करोड़ों की प्रजा के बीच दुभाषी का काम कर सके। एक ऐसा वर्ग जो शरीर और रंग से तो भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता और बौद्धिक स्तर से अंग्रेज हो। अब आगे समझ में और वाकई में वो अपने इस मुहिम में या उसके अपने कार्य में वो सफल भी हुए और वास्तव में एक ऐसे वर्ग को तैयार किया गया जो विचारों से और रंग रूप में तो भारतीय हैं लेकिन विचारों, नैतिकता में अंग्रेज हो गए हैं। और इसी नीति के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों का विकास हुआ। ईसाई धर्म प्रचारकों तथा भारतीय समाज में नए मध्यम वर्ग के जो प्रबुद्ध लोग थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विकास में भी सहयोग दिया। 1844 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज की घोषणा में अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया, जिसमें कहा गया प्रत्येक मामले में सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों के चुनाव के समय ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्थापित स्कूल, कॉलेजों में पढ़े होंगे और उनमें भी विशेषकर उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने सामान्य से अधिक योग्यता और सफलता का परिचय दिया। तो इसके फलस्वरूप भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा के कारण एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो सामाजिक परिवर्तन का अग्रगामी बना। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन। अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप यूरोप में
औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसका प्रभाव भारत में भी हुआ था। भारत में भी नवीन उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों आदि में मशीनों से उत्पादन होने लगा था और इसमें सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के कार्य करने लगे। इससे जाति कठोरता में क्या हुआ, शिथिलता आई और निम्न वर्ग के जो लोग थे वो भी संपन्न हो गए। तो समाज में जो नवीन मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई और समाज सुधार द्वारा देश की आर्थिक प्रगति के लिए प्रयत्नरत हुआ। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, तीसरा हमारा पॉइंट है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया। तो ब्रिटिश शासकों के संपर्क द्वारा उनकी संपन्नता से प्रभावित होकर जो मध्यम वर्ग था पश्चिमी सभ्यता, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य और मूल्यों के प्रति आकर्षित हुआ और उन्हें अपनाकर ससम्मानीय स्थान पाने लगा। इस मध्यम वर्ग में देखें कौन कौन आते हैं, उच्च पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी, राजनीतिक व्यक्ति आदि। ये लोग वो थे जो अपनी अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी सभ्यता के कारण परंपरागत भारतीय समाज में प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त कर गए थे। तो इस मध्यम वर्ग ने समाज पर अपने प्रभाव द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र की और मध्यम वर्ग की संख्या में भी वृद्धि की। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, पश्चिमीकरण में ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं थे। तो अंग्रेजी शासकों के संपर्क में, जैसा भी हमने पढ़ा, तो अंग्रेजी शासकों के संपर्क में या पश्चिमी साहित्य के अध्ययन में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण भारतीय परंपरागत समाज में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ वह परंपरागत रूढ़ियों कुरीतियों को दूर करने और आधुनिक मूल्यों व जीवन प्रणाली को अपनाने के लिए उत्सुक था। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का आधार संयुक्तिकरण था, अर्थात मध्यम वर्ग तर्क व बुद्धि से उपयुक्त लगने वाले आर्थिक जीवन की ओर आकृष्ट हुआ और सामाजिक असंगत रूढ़ियों, कुरीतियों और जीवन प्रणाली को है की दृष्टि से देखने लगा। हमारा पांचवा पॉइंट है नगरीकरण। हम आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्यम वर्ग के उद्योगीकरण। तो इसमें पांचवा हमारा पॉइंट है नगरीकरण। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो नगरीय क्षेत्रों में भारतीय समाज में, नगर क्षेत्रों की भारतीय समाज में नवीन मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिकरण, वाणिज्य और व्यवसाय की वृद्धि से नए नगरों का विकास हुआ, नए नगरों का तो निर्माण हुआ और पुराने नगरों का विकास हुआ। तो अच्छी नौकरी, व्यापार, धंधे के आकर्षक अवसरों के कारण नगरों में जो है मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ने लगी। प्रशासनिक सुधारों के द्वारा मध्यम वर्ग का उदय हुआ। हमारा 6 पॉइंट हम ये डालेंगे, बिना किसी जाति भांति के या किसी जाति भेदभाव के योग्यता के आधार पर सभी को नौकरी के अवसर प्रदान किए गए, जिससे निम्न और मध्यम जाति के जो लोग थे उनमें गतिशीलता आई और समाज में वह प्रतिष्ठित स्थान पाने लगे। ब्रिटिश अधिकृत देश के विशाल भूभाग में एक ही प्रकार के कुशल प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने से क्या हुआ, अराजकता की स्थिति दूर हुई और देश में एकरूपता के कारण राष्ट्रीय व सामाजिक सुधार की प्रेरणा मिली, जिसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया। ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था, विधि व न्याय की न्यायोचित व वैज्ञानिक पद्धति लागू होने से भी परंपरागत समाज में बंधन शिथिल हुए और मध्यम वर्ग को ऊंचा उठने व समाज का नेतृत्व करने का अवसर मिला। यातायात साधनों के विकास ने भी मध्यम वर्ग की उन्नति में सहायता करी कि जिस हमने पढ़ा लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजी शासन का था ना, ये आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलों, सड़कों, जल मार्गों का विकास हुआ था और इससे यातायात के साधनों में भी परिवर्तन हुआ था। साथ ही साथ डाक तार संचार साधनों का भी विकास हुआ था। तो इससे क्या हुआ, सारे देश में एकरूपता आ गई थी और पश्चिमी जो देश थे या पश्चिमी विचार थे उनका प्रसार हुआ। आपस में जो जाति बंधन थे अब वो टूटने लगे थे और मध्यम वर्ग की जब संख्या में वृद्धि हुई तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को तीव्र किया। मानववादी विचारधारा से भी मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। पश्चिम में विकसित समानता, संयुक्तिकरण, लोकतंत्र आदि भावनाओं ने भारतीय समाज को प्रभावित किया था।
और परंपरा में जो प्रचलित मानवता विरोधी था ना, कि भेदभाव था, रीति रिवाजों का बहुत ज़्यादा प्रचार था, इन सबको त्याग करके अब सुधार लाने की प्रेरणा मिली थी। और इस कार्य ने पश्चिमी शिक्षा, साहित्य एवं विचारों से प्रभावित समाज में मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। समाज सुधार आंदोलनों से भी मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़े थे राजा राम मोहन राय वगैरह के बारे में, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियोस में पूरा विस्तार से पढ़ रखी है। तो राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रणरे ने प्रार्थना समाज की। और आलकोट और एनी बिसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब की स्थापना की गई थी। तो इसमें क्या हुआ था, इनका जो प्रमुख कार्य था वो समाज सुधार ही था। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने भी हरिजन उद्धार और अछूतोद्धार के लिए भी प्रयत्न किए। मुस्लिम समाज में भी वहावी, अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन हुए। तो इन आंदोलनों के फलस्वरूप क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और हमारा एक और पॉइंट आएगा, समाज सुधार और कानून। बुद्धिजीवी जो वर्ग था, मध्यम वर्ग, उसके सहयोग से समाज सुधार के लिए जनमत विकसित होने लगा। और इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने अनेक कानून भी बनाए। क्यों बनाए? कई जो सामाजिक कुरीतियाँ थी ना, उसको मिटाने के लिए, जिनमें सती प्रथा निषेध के लिए कानून बनाया, नरबली, बाल वध, बाल विवाह का निषेध, ये सब हमने आपके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको पढ़िए ध्यान से। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला संपत्ति अधिकार आदि बहुत से कानून अंग्रेजी शासन द्वारा लागू किए गए। इससे क्या हुआ? समाज सुधार को वैधानिक रूप प्राप्त होने के साथ साथ मध्यम वर्ग में भी निरंतर वृद्धि होती गई। अब हम ये देखेंगे कि मध्यम वर्ग के निर्माण में क्या तत्व थे, जो प्रमुख जो तत्व थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके कारण इसका आविर्भाव हुआ। मध्यम वर्ग नवीन बुद्धिजीवी वर्ग ही था। तो इसकी मुख्य विशेषता ही इसका बुद्धिजीवी होना था। जो समाज परिवर्तन हुआ या क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हुए, वो इसके बुद्धिजीवी वर्ग होने के से ही थे। दूसरा इसका निर्माण का जो तत्व था वो था मध्यम वर्ग का परंपरागत भारतीय समाज द्वारा स्वीकृत उसका उच्च वर्ग से संबंधित होना। वे सभी भारतीय मध्यम वर्ग की श्रेणी में नहीं आते जो अंग्रेजों से सीधे संपर्क में आए थे, क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित नहीं कर सके। उदाहरण के लिए अंग्रेजों के भारतीय कर्मचारी जो अपने संबंधियों और स्थानीय समुदाय में प्रभाव रखते थे, किंतु वे अधिकतर निम्न जाति के होने के कारण उच्च वर्ण में प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इसी प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले जो भारतीय ईसाई भी थे, वे भी निम्न जाति होने के कारण भारतीय समाज को प्रभावित नहीं कर सके। तो अतः पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया के द्वारा वे ही मध्यम वर्ग के रूप में समाज में आए जो उच्च वर्ण के थे। तीसरा इसका कारण था समाज सुधार के लिए जो प्रेरक मध्यम वर्ग था, उच्च वर्ण का होने के साथ साथ वह सरकारी अधिकारी, उच्च सेनाधिकारी, धनी व्यापारी भी होना उनके लिए आवश्यक था, क्योंकि वे ही लोग परंपरागत समाज में प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित हो सकते थे। मध्यम वर्ग का एक निर्माण में एक तत्व और था कि मध्यम वर्ग का एक पक्ष ये था कि वे अपने समाज की जो कुरीतियाँ थे उससे शुद्ध होकर आत्मालोचन करते थे और सामाजिक कुरीतियों को सुधारने हेतु उनकी आलोचना करते थे। दूसरा पक्ष उनमें अंग्रेजी में जो ग्रंथ लिखे गए थे उसको अध्ययन उनका करके देश प्रेम और भारतीय जो संस्कृति थी उसमें उनकी भावना उत्पन्न हुई। उनको पढ़ने से उनके अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और इसी के कारण वे समाज सुधार और देश की स्वाधीनता प्राप्ति हेतु प्रयासशील हुए। इसी तरह हम पांचवा पॉइंट देखेंगे कि मध्यम वर्ग के जो लोग थे परंपरागत भारतीय समाज और पश्चिमी सभ्यता के मध्य एक द्विभाषीय मतलब मीडिएटर होते ना, मीडिएटर जिसे हम कहते हैं, मीडिएटर के रूप में उन्होंने काम करते थे। तो एक और तो पश्चिमी जो
सभ्यता से वो प्रभावित थे। दूसरे पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होने के कारण उन्हें परंपरागत समाज का कोपभाजन बनना पड़ता था और उन्हें भारतीय ग्रंथों के आधार पर ही सामाजिक कुरीतियों के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करने पड़ते थे। और दूसरी ओर उन्हें पश्चिमी सभ्यता के पक्ष में प्रवक्ता का कार्य भी करना पड़ता था। तो इस प्रकार जो ये मध्यम वर्ग था, दोनों विरोधी पक्षों के मध्यस्थ का कार्य कर रहा था। साथ ही इसको आघातों को भी सहना पड़ रहा था, दोनों तरफ से जो आघात हो रहे थे उन्हें भी सहन करना पड़ रहा था। तो ये उपरोक्त जो हमने अभी तत्वों के ऊपर चर्चा की है वो नवीन बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के निर्माण में सहायक थे और यही इनकी प्रमुख विशेषता भी थी। तो इस वर्ग की अभिवृद्धि में विरोधाभास होते हुए भी यह वर्ग पश्चिमी नवचेतना का वाहक बना और सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व में भूमिका निभा सका। तो ये था आज का हमारा नवीन मध्यम वर्ग के उदय के कारण।